नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियोस बनाए थे वो वीडियोस जो वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स 10th स्टैंडर्ड के बैच के लिए बनाए थे। तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो आने वाला नेक्स्ट ईयर का बैच है 25-26, ये जो बैच है इसके लिए हम पूरे मैथमेटिक्स के पूरा सिलेबस यहाँ पर मैपिंग करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोज आर प्रमोटेड इनटू द 10th स्टैंडर्ड दिस ईयर। आप सभी का स्वागत है जो 10वीं में प्रमोट हुए हैं। सो जो भी बच्चे प्रमोट हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, यू आर प्रमोटेड टू द 10th स्टैंडर्ड। एंड 10th स्टैंडर्ड में आने का मतलब है कि आपको इस साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी मैथ्स में आपके अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं अगर पढ़ाई प्रॉपर करेंगे तो। Otherwise, it is very difficult if you do not study on the daily basis. It is very difficult to get the maximum scores into the mathematics. So यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर, हम इस साल क्या क्या करने वाले हैं मैं 2 मिनट में बता देता हूँ आपको। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर से। हम पूरे फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तक पूरा हम यहाँ पर पूरा लेने वाले हैं। A to Z सॉल्यूशन 1 by 1 एक्सरसाइज सभी हम डिस्कस करेंगे। जो मेथड होगा लेने के लिए, तो पहला हर एक चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शनरी पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन टू द रियल नंबर्स, वट एवर द चैप्टर का नेम होगा। उसके हिसाब से हर एक चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज है उसको 1 to 1 हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद PYQ सीरीज चैप्टर वाइज PYQ का भी हम लेकर आने वाले हैं। तो इस साल जो हम कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन के हर एक डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो आपको हमेशा वीडियो एंड तक देखना है, कंसेप्ट क्लियरिटी प्रॉपर करना है, और उसके बाद ही आपको आगे के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको देखने हैं। जो भी डाउट्स आपके आते हैं कमेंट्स में ज़रूर पूछना है, और आपके डाउट वहाँ पर ही सॉल्व करना है। डाउट माइंड में लेके आगे चलना नहीं है। हमारे 10th स्टैंडर्ड में अभी पूरा सिलेबस होता है, आपको पता है जनरली एनुअल एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 10th स्टैंडर्ड में पूरा सिलेबस होता है। इस साल आपका एग्ज़ाम लेने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हुआ है। सिलेबस एज इट इज़ है। वो नोटिफिकेशन आपने GR पढ़ा होगा CBSE का जो भी दिया हुआ है, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसका एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने बार दे सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट दे सकते हैं, ये पूरा डिस्कशन हम दूसरे एक वीडियो में अलग तरीके से करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर 2026 हमारा टारगेट बैच है। ये हम आज जो स्टार्ट करने वाले CBSE NCERT मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, रियल नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने चैप्टर से पेपर पैटर्न क्या होता है। जो पेपर पैटर्न आपका 9th स्टैंडर्ड का है वही पेपर पैटर्न आपका 10th स्टैंडर्ड का सेम होता है, लेकिन मार्किंग स्कीम वगैरह वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम मतलब नंबर सिस्टम में आपके एक ही मतलब एक कैटेगरीज 3-4 पार्ट में हुआ है। एक ही आपका नंबर सिस्टम है, दूसरा होता है जो अलजेब्रा का है। अलजेब्रा के 4 पार्ट आते हैं, 4 चैप्टर है उसमें, जैसे कि पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अलजेब्रा का पार्ट होता है। ज्योमेट्री का ट्रायंगल से, सर्कल से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, ये सभी चैप्टर उसमें आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, उसमें एक चैप्टर आपका वही नाम है उसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और लास्ट में आपके स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर रह जाते हैं, तो उसमें हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक स्पेशल है, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो ऐसा डिवाइड हुआ है चैप्टर वाइज वेटेज वगैरह पेपर क्या होता है। मैं फिर से एक बार एक शॉर्ट वीडियो उसमें बनाऊंगा क्या क्या होता है। तो हमारे टोटल यहाँ पर हमको चैप्टर यहाँ पर पढ़ने हैं 1 से लेकर आपके आई थिंक 12 चैप्टर है शायद। 12 चैप्टर यू हैव टू डिस्कस इन दिस ईयर। सो पहला चैप्टर है इसमें रियल नंबर, छोटा और बहुत सिंपल चैप्टर है। रियल नंबर होता क्या है हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर क्या होता है जनरली आपको पता है, वो क्या मैं बताऊंगा। इंटीजर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर्स क्या है, पहले आपको इंटीजर्स को समझना है। बार बार हम इंटीजर्स वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद यूक्लिड का डिवीजन का लेमा आपने पढ़ा है, जो 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, और उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमारा इस साल हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो रिवीजन के लिए हम
डिस्कस करने वाले हैं। ये रिवीजन पर्पज़ है, रिवीजन। और इसके आगे ही हम उसके बारे में एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव किया जाता है, क्या है, सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इरेशनल नंबर्स लास्ट ईयर ने आपने पढ़ा है, ठीक। तो ध्यान दे दो पहले, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज मीन बाय द रियल नंबर। रियल मतलब वास्तव, जो रियलिटी में नंबर होते हैं वो नंबर आपको उसको बोला जाता है कि वो रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर ऐसा नहीं कि वो वास्तव संख्या कोई है या ऐसा, मतलब कोई भी आप पकड़ नहीं सकते, उसके लिए आपको डिफिनेशंस वगैरह दिया हुआ है। सो रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। कौन से यहाँ पर है, आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला आपका जो होता है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ, क्या होता है? सेट ऑफ, natural number is a set of numbers which are starting from the 1 2 3 up to infinity. this is the natural number. second आपका नंबर होता है होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, लाइक दिस। थर्ड वन इज द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स, जो इंटीजर्स में नंबर है, जनरली बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से एक बार देखो, इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला हमारा कंसेप्ट है। इंटीजर्स मीन्स व्हाट? इंटीजर्स जो होता है अ सेट ऑफ नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, लाइक दिस नेचुरल एंड होल नंबर्स। सो इंटीजर्स को याद रखने का तरीका है नंबर लाइन। सो यू डिस्कस ऑलरेडी व्हाट इज द नंबर लाइन। इन दैट नंबर लाइन ऑन द राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स आर देयर, इन दिस लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स आर देयर। सो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स जिसमें होते हैं और जीरो भी होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब फिर से एक बार देखो, द नंबर which includes the positive numbers, negative numbers with zero, such numbers are called as the integers. This is the definition of integers we discussed already into your previous standards. So integers हो गया। इसके बाद रैशनल नंबर्स लास्ट ईयर आपने पढ़े हैं। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर एनी नंबर which in the form of p by q where q is not equal to 0, such numbers are called as the rational numbers। उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। सो रियल नंबर भी वही है जो आप यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर्स की हम इसमें बात करने वाले हैं, या पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सेट में ऐसे लिखते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स आर देयर एंड डॉट 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 देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। सो डिवीजन करने के इस चैप्टर में हमको इंटीजर्स के बारे में बहुत डिस्कस करना है। जो इंटीजर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, और उसके बाद में ये सब चीज़ें। तो ये बेसिकली आपको पता चल गया, ये सभी का सबसेट आपका रियल नंबर होता है। रियल नंबर में सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो आगे चलते हैं। अभी डिवीजन क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में। मतलब कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड कर सकता है क्या, इसलिए उसके टेस्ट होते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 5 जो आपने 7 है वो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है। मतलब कोई भी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके डिपेंड है कि उसके टेस्ट क्या क्या है। तो बेसिकली आपको ये टेस्ट आप सभी को पता है। तो इंटीजर्स हो गया हमारा। अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसका क्या सीन है यहाँ पर हम देखते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन हम कब यूज़ करते हैं? कोई भी नंबर को डिवाइड करने के लिए आपके पास कोई भी एक नंबर होना चाहिए। तो ए स्टेट व्हाट द यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट, प्रीवियस ईयर क्लासेस में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है? जैसे कि एक एनी नंबर है, सपोज एनी नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, सपोज यहाँ पर मैंने 20 लिखा और विच इज डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव नंबर या एनी पॉजिटिव इंटीजर ए which is divided by any positive integer b such that देखो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? r आना चाहिए। मतलब such that it has a remainder r but which is less than b होना चाहिए। फिर से समझो, देखो क्या है ये जो हम डिवाइड करते हैं, अपने डिवीजन का एल्गोरिदम आप सभी को पता है, डिवाइड कैसे कोई नंबर करना होता है। इसको हम स्टेप लेमा क्या कहता है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए
it divides the positive integer by b such that it having a remainder r but the value of the remainder which is less than b। मतलब जो यहाँ पर ये डिवाइजर है, इससे इसका r का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये ही आपका बोलता है, जैसे कि आपने पढ़ा है बेसिकली d इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्मेट में होता है। इसको हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये आपका नंबर है। इस फॉर्मेट को इसको बोलते हैं कि डिवीजन का लेमा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर a which is divided by the any positive integer b then the remainder must be r but the r is less than b, that is called as the remainder। जैसे कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये जो रिमाइंडर आपका अगर 0 आता है तो ये क्या है, इसका r इज लेस देन होना चाहिए, मतलब 2 से, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम 2 10 20 करेंगे तो 0 0 आएगा, तो 0 कैसा लेस देन 2 है, इसका मतलब ये क्या होगा कि 0 ऐसा है। तो हमेशा ये जो रिमाइंडर है, देखो ये तो हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो गया, क्लियर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसे उसको दिखाया। एनी पोजिशन क्या बोलते हैं, व्हाट इज द एल्गोरिदम ऑफ दिस, एल्गोरिदम मतलब जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम है। मतलब स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करते हैं कोई भी नंबर को तो उसको हम बोलते हैं कि एल्गोरिदम है। जनरली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपने एचसीएफ फाइंड करने के लिए निकाला होगा, कोई भी नंबर का अगर यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है तो हम जनरली उसको प्रीवियस क्लासेस में हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। तो ये होगा यूक्लिड के बारे में जो आपने प्रीवियस ईयर किया था। एनी पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आगे का जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है कि नंबर्स के बारे में क्या क्या होता है। दो इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर हमारे, यहाँ पर हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इसके ऊपर ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये क्या क्या हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखो, इसके ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने से पहले आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। वो है आपका फर्स्ट, व्हाट इज़ द कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, और प्राइम नंबर किसी को बोलते हैं। कंपोजिट नंबर मीन्स व्हाट इज़ द प्राइम नंबर। ओके, बेसिकली आपको पता होगा जनरली, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है प्राइम नंबर क्या है, बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम यहाँ से ही डिराइव होता है। सो नाउ व्हाट इज़ द कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर कौन सा है, क्या है, ये आपको यहाँ पर देखना है। लास्ट ईयर आपने जो कोई भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स आपने निकाले होंगे, कोई भी नंबर के हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर के फैक्टर्स अगर हम 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हम उसके लिख सकते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। सो एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the factors of 2 or more factors, such numbers are called as the composite numbers। okay, so factors निकालने का मतलब क्या होता है कि वो जो नंबर है वो कौन से नंबर से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो फैक्टर्स है उसके। इन जनरल अगर सपोज मैं अगर 8 नंबर लेता हूँ, ठीक है, 8 नंबर का क्या होता है, कौन से यहाँ पर फैक्टर्स है, कौन से नंबर से वो डिवाइड्स होता है, तो उसमें क्या है, उतने फैक्टर्स है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो 8 नंबर है उसके फैक्टर्स इतने होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स क्या करते, उसमें जो फैक्टर्स का जो नंबर होना चाहिए, फैक्टर्स विच इज़ ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके क्या है, वो कंपोजिट नंबर है यहाँ पर है। तो सपोज मैंने 8 लिया, तो 8 का जो फैक्टर होता है, 8 का एक से डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से होगा, उसके बाद 3 से होगा, सॉरी 3 से नहीं होगा, 2 4 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, और 4 8 8 जा, मतलब एक खुद से भी डिवाइड होगा, 4 से होगा, 2 से होगा, 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है, यू नो दैट इन जनरल। सो कोई भी नंबर हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 2 से ज़्यादा। एनी नंबर इफ वी कैन एबल टू एक्सप्रेस इनटू द मोर देन 2 फैक्टर्स, सच नंबर्स आर कॉल्ड एज द कंपोजिट नंबर्स। कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी 16 ले लो, ठीक है, 16 ले लो, 12 ले लो, आपको अगर 12 के फैक्टर्स को हम बता सकते हैं, जैसे कि 1 पहला हुआ, दूसरा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 6 जा, दूसरा 3 हो सकता है, 3 4 जा 12, नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 3 जा 12, नेक्स्ट कौन सा हो सकता है,
4 हो गया, 6 2 12 हो सकता है, 6 हो गया, उसके बाद 6 के बाद डायरेक्टली इसका 12 आएगा। तो इतने सारे उसके क्या है फैक्टर्स है, मतलब ए नंबर 12 नंबर इतने सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ए क्या है कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब समझ में आ गया, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड into the more than 2 factors, such numbers are called as the composite numbers। अंडरस्टूड? कंपोजिट नंबर के बारे में इतना है। अभी देखो ये प्राइम नंबर क्या है, और प्राइम नंबर के ऊपर ही हमको इस चैप्टर में ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो प्राइम नंबर के ऊपर ही है। तो प्राइम नंबर्स क्या है हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। द प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके एग्जैक्टली दो, इसके अपोजिट बिल्कुल है, इसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होना चाहिए। exactly those number having exactly 2 factors, such number are called as the prime numbers। और दूसरे लैंग्वेज में प्राइम नंबर जो होते हैं 2, अभी नंबर देखो, तो पहला तो 1 जो नंबर है वो उसके बारे में हम तो डिस्कस करेंगे। अभी जो देखो 2 नंबर है, इसके फैक्टर्स कौन बता सकता है, इसका तो 1 है और एक खुद है, 2 दूसरा है। दूसरा नंबर ले लो 5 ले लो, 5 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 हो गया और 5 हो गया। दूसरा अगर आप 7 लेते हैं तो इसका 1 और हो गया और 7 हो गया। तो ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कि वो कौन से नंबर है, प्राइम नंबर से। और दूसरे लैंग्वेज में हम बता सकते हैं दोज नंबर विच कैन डिविजिबल बाय विथ ओनली इटसेल्फ, द नंबर हु आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, सच नंबर आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स जो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सो ये प्राइम नंबर्स की यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, 2 का 1 हो सकता है और 2 ही हो सकता है, दूसरे कोई भी नहीं है। 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13, लाइक दिस देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। कितने हैं प्राइम नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स आर देयर। जितने भी आप काउंट करते जाएंगे इनफाइनाइट तरीके से हो जाएगा। कंपोजिट नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर में से ही हमने ये दोनों उठाए तो ये इनफाइनाइट नंबर्स हो गए। तो ऐसे जो प्राइम नंबर है उसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 फैक्टर्स है, ठीक है। इसके भी कितने हैं, 2 फैक्टर्स, इसके भी कितने हैं, 2। मतलब इसका मतलब क्या है, प्राइम नंबर जो है उसको हम जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर में अलग है, जो कंपोजिट नंबर है उसके फैक्टर्स मोर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 भी नहीं है, मोर देन 2, 2 से बड़ा है। यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली लिखा है, ठीक है, मोर देन 2, और ऐसा साइड नहीं लिखा है 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू। जो फैक्टर्स 2 से ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, आपके कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर है, समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स 2 से ज्यादा होना चाहिए, प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होना चाहिए, या वही नंबर जो खुद को डिवाइड हो सकते हैं उसको हम प्राइम बोलेंगे। कंपोजिट नंबर जो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब जितना पॉसिबिलिटी डिविजिबिलिटी है उतना ही वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं, दैट्स इट। यहाँ पर नंबर जो 12 है यहाँ पर दिया है, इतने नंबर से वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये मेजर आपको डिफरेंस यहाँ पर पता चल गया। नाउ आपने सभी नंबर देखा, लेकिन 1 के बारे में क्या है, ये 1 क्या होता है, ठीक है। 1 कौन सा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो 1 जो यहाँ पर दिया है, देखो 1 क्या है। अब ये डेफिनेशन हमने देखा, एनी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक। यहाँ पर कितने, 4 फैक्टर है, यहाँ पर 5-6 फैक्टर है। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो एक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। 1 का कितना फैक्टर है, 1 ही हो सकता है। दूसरा कौन सा फैक्टर है, 1 का कोई भी फैक्टर यहाँ पर नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कंपोजिट नंबर में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही फैक्टर है। और अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो प्राइम फैक्टर में 2 एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 ही फैक्टर है। तो इसी हिसाब से क्या हुआ, डेफिनेशन के हिसाब से ये जो आपका बहुत बार लोग पूछते हैं 1 कौन सा नंबर है, तो इसका रीजन क्या है, देखो कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं तभी उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर में एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं तभी बोलते हैं प्राइम नंबर है। 1 इसमें से कोई आता नहीं, 1 का फैक्टर 1 ही हो सकता है। 1 को डिवाइड कौन कर सकता है, 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है। अगर 1 को 1 डिवाइड करेगा तो उसका फैक्टर 1 ही हो गया। तो ये दोनों डेफिनेशन में नहीं आता। इसका मतलब 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ नॉर्मल नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपका नाइदर कंपोजिट
नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। तो आपको ये डेफिनेशन के हिसाब से आपको पता चला होगा, ठीक है। आई होप दैट आपको ये समझ सभी अच्छी तरह से प्रॉपरली समझ में आ गया। वन नाइदर प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, बिकॉज दोनों भी क्राइटेरिया में इसका यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से आता नहीं है। नाउ अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा नाम इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको दूसरा नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टर्स आपको निकालने हैं तो उसको हम बोलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। तो थ्योरम क्या बोलता है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as the its products of its prime factors and that prime factors are unique in nature, else अगर उसका हम ऑर्डर वगैरह चेंज करते हैं तो अदरवाइज वो यूनिक फैक्टर होंगे, उसके जैसे फैक्टर कोई भी नहीं होगा और हो भी नहीं सकते। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, एक एग्जांपल की तौर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 120 है, ठीक। अभी 120 का आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो 120 के अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहला जो आपका 120 है इसके क्या क्या हो सकता है 120 के लिए। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 हो गया पहला, तो ये 60 होगा। फिर से ये 60 के अगर फैक्टर्स हम निकालेंगे तो 60 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 से फिर से डिवाइड होगा 30 होगा, ठीक है। फिर से हम निकालेंगे तो इसका क्या होगा, ये 2 से फिर से होगा, इसका क्या होगा फिर 15 होगा, ठीक है। 15 के क्या होगा, 15 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 5 जा 15 हो सकता है, 3 और 5, मतलब इसके सिवा कोई हो नहीं सकता है। 3 और 5 है तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, देखिए 2 2 2 एंड 3 आ गए। सो ये जो हमने यहाँ पर देखा है ये 120 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, एनी कंपोजिट नंबर, अभी 120 कैसा था, 120 जो नंबर था वो कौन सा था, कॉम्पोजिट नंबर था। सो एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये जो फैक्टर्स हमने यहाँ पर निकाले, सो 120 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। मतलब ये जो इसके प्राइम फैक्टर्स है हमने यहाँ पर लिखे हैं। मतलब कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एनी composite number can be expressed और factorized भी बोलते हैं उसको, in terms of product of its prime factors, ठीक। देखो कोई भी नंबर आप ले लो कंपोजिट नंबर, यहाँ पर जो आएगा आपका क्या आएगा, ये प्राइम फैक्टर्स में ही एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो दूसरा कोई यहाँ पर कोई मेथड नहीं है कि दूसरे हम इसको कर सकते हैं। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड इट इज़ अ यूनिक फैक्टर्स। या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यूनिक है। ये यूनिक क्यों है, यूनिक मतलब क्या होता है, मतलब इसके जैसा कोई भी नहीं है। मतलब जो फैक्टर्स हम यही निकालें, यही मेथड है और इसके हिसाब से कोई भी फैक्टर्स हम निकाल नहीं सकते। एक तो एक ऑर्डर चेंज कर सकते, यहाँ पर सेंटेंस में दे कि इफ़ यू चेंज द ऑर्डर अदरवाइज दैट्स इट। अगर मैं 2 × 3 लिखूँ, इसका सपोज इसका ये 2 × 3 लिखा और दूसरे केस में लिखा 3 × 2, मतलब ये दोनों भी सेम है, मतलब लेकिन फैक्टर्स सेम है। इसका ऑर्डर अगर हमने चेंज किया कोई बात नहीं, लेकिन ये यूनिक फैक्टर्स है। अगर 6 का मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये क्या हो गए, यूनिक फैक्टर्स है। इसलिए 120 के अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर के हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो क्या होगा, इट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, अंडरस्टूड। कोई भी नंबर मतलब 120 जो हमने फैक्टर्स निकाले, इसके इतने ही फैक्टर्स है, इसके दुनिया में दूसरे कोई भी फैक्टर्स नहीं। तो 120 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 × 2 × 3 × 5। अदरवाइज देर इज नो फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन दैट। ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन यही फैक्टर्स रहेंगे, दूसरे कोई भी फैक्टर्स यहाँ पर नहीं होते।
तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, हम उसको यूनिकली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है। दूसरा आप नंबर ले लो, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल दूसरा हम नंबर लेते हैं और वेरीफाई करेंगे कि दूसरा, सपोज हमने लिया 116 लिया, 116। सो इसको हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, मतलब आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 16 का पहला तो फैक्टराइजेशन 2 से होगा, 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 2 5 जा 10, ओके, 1 कैरी होगा, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से ये 58 को डिवाइड करना है, 58 को डिवाइड करेंगे 2 से ही होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा हो गया 4, 1 कैरी होगा, 2 9 जा 8। अभी 116 है, इसके इतने फैक्टर्स है। नाउ टेल मी 29 इज अ प्राइम नंबर और व्हाट, 29 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, 2 कैसा है, प्राइम नंबर है। सो इतने इसके फैक्टर्स कितने हो गए, इतने हो गए। सो वी नो दैट 116 इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 29। सो कोई भी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 29, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। तो मतलब 29 आपको पता है प्राइम फैक्टर्स है, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, खुद से ही डिवाइड होगा। सो हमारा थ्योरम यहाँ पर क्या होता है, वेरीफाई होता है। मतलब जो भी हमने यहाँ पर थ्योरम में बोला है, कोई भी ए जो 120 से 116 है कैसे नंबर है, आपके कंपोजिट नंबर है। और यहाँ पर हमने LHS राइट हैंड साइड में जो लिखा है ये कैसे है, ये सभी नंबर्स कैसे है, फैक्टर्स है। फैक्टर्स का मतलब क्या है, ये आपके प्राइम नंबर्स है और इसको हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। तो आई होप दैट आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया होगा। कोई भी नंबर ले लो, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, ठीक। अभी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन क्या है, suppose these are the two following, there are two numbers, find the SCF and the LCM of the given numbers by the prime factorization method। नीचे दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF और LCM निकालो, आगे का पार्ट है। कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछते हैं कि जस्ट फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का मतलब क्या होता है कि उसके जो जितने भी नंबर्स यहाँ पर आने वाले हैं ये सब प्राइम नंबर्स होना चाहिए, इसको ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको डिवाइड करके आपको वहाँ पर लिखना है, इतना ही आता है 2 मार्क के लिए। कभी कभी आता है, कभी कभी यहाँ पर मिसिंग टर्म यहाँ पर x वगैरह दिया जाएगा तो आपको सॉल्व करना होता है, वो सिंपल होता है। 1 मार्क या 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप दैट आपको प्रॉपर अच्छी तरह से समझ में आया है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है, इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके हमको इस चैप्टर में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर शो करना होता है, ठीक है। मतलब शो दैट के जो इरेशनल नंबर है हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसके बाद SCF और LCM क्या होता है, ये जो SCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको LCM एंड SCF फाइंड करना होता है। तो जस्ट अभी हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आपको क्या बोला है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अभी SCF और LCM हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी निकाले हैं। SCF का मतलब होता है जो कॉमन दोनों भी नंबर है, दोनों में कॉमन जो यहाँ पर लिखना है। LCM में सभी नंबर्स आपको एक बार लिखना होता है, लेकिन इन जनरल हमने ऐसा किया है। जैसे कि यहाँ पर 12 है तो हमने यहाँ पर लिखा 2 इंटू 6, यहाँ पर लिखा है 2 इंटू 3, तो ये हो गया ऐसा। 6 का लिखा तो क्या होगा 2 इंटू 3। तो अगर ये दोनों का SCF हमको फाइंड करना है तो SCF के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन पकड़ते हैं, जो कॉमन है यहाँ पर। तो SCF के लिए कॉमन लेते हैं तो हो गया एक कॉमन फैक्टर जिसमें एक ही कॉमन 3 एक है। तो SCF कैसे निकालेंगे, यहाँ पर SCF ऑफ 12 एंड 6, ये 2 इंटू 3 होगा, एक कॉमन एक बार है एक, इसका लिए 6 हो गए, ठीक है। तो SCF निकालने के लिए आसान है। और LCM जो होता है, LCM हम सभी नंबर लेते हैं, रिपीट कोई भी यहाँ पर होना नहीं चाहिए। जैसे कि 2 है यहाँ पर, 3 है, इतना ही है, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इतना इसका LCM आएगा, करेक्ट।
ये हमारा प्रीवियस ओल्ड मेथड है। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो हमने फैक्टर्स रिप्रेजेंट किए हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स में उसका यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसका यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है देखो, इन जनरल सो नंबर्स आई विल टेक फ्रॉम द बुक। नंबर्स जो है 6 और 20 नंबर्स दिए हैं। ठीक है, फाइंड द क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द 6। क्वेश्चन नंबर है 6 एंड दूसरा है 20। 6 एंड 20 है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। तो देखो पहला जो है 6 का है, 6 का कैसे आपको करना होता है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 हो गया, और ये 20 का कैसे करेंगे, 2 × 10 हो गया पहला, तो दूसरा 2 × 5 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें हमको पावर्स में आपको लिखना है एलसीएफ एंड एलसीएम जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स है, इसको हमको क्या लिखना होता है पावर्स में। मतलब यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 1 है, इंटू 3 का पावर 1 है। इसमें क्या है 2 का पावर, ये 2 कितने बार आया है, तो 2 का पावर 2 हो गया, इंटू 5 का पावर कितना है 1 है। क्लियर, तो प्राइम फैक्टर्स अगर हमको निकालने हैं तो इस केस में हमको क्या करना होता है, इस केस में आपको याद रखना है एचसीएफ जो हम यहाँ पर निकालेंगे, मतलब हमने जो फैक्टराइजेशन यहाँ पर किया है, एचसीएफ जो हम यहाँ पर निकालेंगे, इस ये जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट पावर, इसका हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ एचसीएफ के प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, स्मॉलेस्ट इसका डिग्री होना चाहिए, स्मॉलेस्ट डिग्री पावर या स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर बोलेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में कॉमन नहीं रहता है, यहाँ पर एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर, लार्जेस्ट फैक्टर्स, और पावर इसमें हम यहाँ पर वर्ड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी पावर है यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखना इसलिए लिखा मैंने बिकॉज बहुत लोग यहाँ पर समझते नहीं है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर का जो भी स्मॉलेस्ट पावर है इसको आपको लेना है। मतलब कॉमन यहाँ पर क्या है, कॉमन यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इसमें दोनों में से इसमें स्मॉलेस्ट पावर किसका है, इसका है। तो प्रोडक्ट ऑफ आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर का जो कॉमन फैक्टर्स जो है उसका आपको स्मॉलेस्ट पावर लेना है। मतलब यहाँ पर अगर मैं एचसीएफ लिखूंगा, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, तो इसके लिए क्या आ सकता है, यहाँ पर है प्रोडक्ट लेना, यहाँ पर कॉमन फैक्टर पहले आइडेंटिफाई करो, कॉमन कितना है 2 है और यहाँ पर 2 है, मतलब 2 का डिग्री कितना है 1 है। ओके, और इसमें जो 20 है इसमें 2 का डिग्री कितना है 2 है, तो इसमें से आपको स्मॉलेस्ट कंसिडर करना है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा इसमें 2:1 है, तो 2:1 इतना ही, बाकी दूसरे इसमें कॉमन यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं है, मतलब इतना ही इसका एचसीएफ आ गया। 2:1 का इसका मतलब होता है 2 है। एलसीएम के लिए क्या है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, यहाँ पर क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मतलब ईच प्राइम फैक्टर का आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर लेना है, सभी फैक्टर्स आपको लिखने हैं, आइडेंटिफाई करने, और रिपीट करना नहीं है, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट पावर आपको पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पर 2:2 है, 2:2, दूसरा यहाँ पर 3:1 है, और दूसरा क्या है 5:1 है, तो इतना ही आएगा। 2:2 और 2:1 में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 2:2 है। ठीक है, 3:1 में एक ही बार है तो इसको ही लिखना है, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट 1 ही है, और इसका 5:1 का इसका ग्रेटेस्ट एक ही है, तो इसका आएगा। तो हमने पावर्स के रिलेटेड हमको लिखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये भी बोलता है। तो एलसीएम और एचसीएफ वी कैन राइट इन द हाईएस्ट पावर, एलसीएम वी कैन राइट द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एंड आल्सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट कैन बी रिटन इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, इट कैन बी रिटन इन दिस वे। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर होता है 4 × 5 3 हो गया 15,
15 4 होता है 60, तो एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ आता है 2। तो एचसीएफ में क्या होता है, प्रोडक्ट आपको लेना है, यहाँ पर एक ही था, ऐसा नहीं कि कभी कभी 2 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं। हम दूसरा एक एग्जांपल लेके कंसिडर करेंगे, तो अलग अलग पावर्स हो सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि एचसीएफ लेते समय पहले कॉमन आइडेंटिफाई करो, कॉमन में हाईएस्ट लोवेस्ट डिग्री पहले लिख के ले लो और आइडेंटिफाई करो माइंड में। यहाँ पर 2:2 है तो 2:1 है, तो 2 का तो आएगा फैक्टर, इसमें मिनिमम पावर कौन सा है तो आपको लेना है उसका, तो एचसीएफ वो हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम में सभी फैक्टर्स आपको लिखने हैं एक बार, और उसके हाईएस्ट नंबर का लिखना है, हर एक नंबर का हाईएस्ट। इस यहाँ पर 2 था तो उसका हाईएस्ट 2 है, यहाँ पर 3 है तो उसका हाईएस्ट 1 है, उतना ही, दैट इज द एलसीएम में। यहाँ पर हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट डिग्री, उसका पावर स्मॉलेस्ट लेते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हाईएस्ट, यहाँ पर बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहाँ पर डिग्री कौन सा लेते हैं, ग्रेटर डिग्री लेते हैं। इसलिए उल्टा है, याद रखने का। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेना है सभी फैक्टर्स का, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स का लोवेस्ट पावर लेना है। तो ये बहुत आसान मेथड है प्राइम फैक्टर्स सॉल्व करने के लिए, इट्स वेरी सिंपल, और यही मेथड हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। क्वेश्चन आता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको ऐसे इस प्रकार से डील करना है, ठीक है। ये हो गए एग्जाम्पल। बाकी अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देते 6 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है, लेकिन देखते हैं, एक है 26 और एक है 91, 26 और 91। दूसरा एक है, ये सिंपल है, थोड़ा सा अलग है तो वो लेते हैं 8 9 एंड 25। देखो 8 9 एंड 25, ये यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है 8 9 एंड 25। तो इसको क्या बोले कि इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रहो, चैप्टर का 1 to 1 तो हम यहाँ पर देखने ही वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 8 9 25 है, ठीक है फर्स्ट। तो इसका 8 का क्या फैक्टर्स हो सकता है, इसका 2 × 2 × 2 मतलब 2 × 2 4 4 2 8। इसको पावर में लिखना है तो 2 कितना होगा 3 होगा। 9 का क्या हो सकता है, 9 का क्या हो सकता है 3 × 3, 3 का पावर 2। यहाँ पर 25 का क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या है 25 का कॉमन, यहाँ पर 5 × 5 है तो इज इक्वल टू 2 5 5 2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर एक हमने क्या लिखा है, आपको क्या करना है अभी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम आपको फाइंड करना है। देखो यूनिक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी अगर मेरे को एचसीएफ इसका फाइंड करना है 8 9 और 25 का, इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, कौन बता सकता है एचसीएफ क्या हो सकता है। एचसीएफ होने के लिए पहली चीज़ तो कॉमन होना चाहिए, और कॉमन का लोवेस्ट आपको पकड़ना है। तो कॉमन यहाँ पर कोई भी है क्या, कोई भी यहाँ पर कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 का पावर 3 है, 3 का 2 है, 5 का 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 भी होता है, 1 × 1 1 × 1 होता है 1 × इसके लिए इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, कोई नहीं मतलब उसका एचसीएफ 1 है। और एलसीएम अगर हम फाइंड करेंगे तो एलसीएम के लिए सभी पावर यहाँ पर आएंगे 8 9 25। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो इसका हाईएस्ट पावर 2 का 3 है, सभी इसके हाईएस्ट पावर है इंटू 5/2। तो सभी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। इस प्रकार से हम जो है कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और इट इज़ अ यूनिक फैक्टर्स। यही फैक्टर्स इसके होंगे, इसके अलावा उसके दूसरे कोई भी फैक्टर्स होते नहीं है। तो ये आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हो गया अरिथमेटिक। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा जो है ये है हमारा इरेशनल नंबर्स। तो लास्ट ईयर आपने इरेशनल नंबर देखे हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स देखो रैशनल नंबर चैप्टर लास्ट ईयर हमने पढ़ा है। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इट इज कॉल्ड एज द इरेशनल नंबर्स, सॉरी इट इज कॉल्ड एज द रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, एनी नंबर इज सेड टू बी इरेशनल इफ it has a non-terminating and non-repeating decimal representations। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जिसका होता है, अगर हम उसको फैक्टराइज करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग,
इसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लास्ट ईयर आपने जो पढ़ा है, एनी नंबर इज सेड टू बी द इरेशनल नंबर इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो आपने लास्ट ईयर सॉल्व किया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि √2 इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 1.412 क्या ऐसे कुछ तो समथिंग आता है, जिसका वैल्यू हम √2 का क्या लेते हैं 1.41 लेते हैं। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, इसके लिए हम √2 को क्या बोलते हैं, ए इरेशनल नंबर है। जैसे कि √2 का है 1.73 समथिंग, आई डोंट नो आगे का नंबर इतना है, तो ये ऐसे 1.73 दैट इज द ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, दैट्स व्हाई √3 इज एन इरेशनल नंबर। तभी ए होगा इरेशनल नंबर प्रीवियस ईयर का। इस चैप्टर में हमको इरेशनल नंबर शो करना है, क्या करना है आपको, you have to show that √2 is an irrational number by using the fundamental theorem of arithmetic। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ यहाँ पर प्रूफ देखेंगे कैसे इसको शो किया जाता है, मतलब बाय कॉन्ट्राडिक्शन आप करते हैं कि जो दिया है वो रैशनल है। सपोज ये थ्योरम बहुत सिंपल है, तो उसी चैप्टर में जब हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट टाइम में डायरेक्टली एक्सरसाइज में एग्जांपल है, तो मैं ये सभी एग्जांपल एक्सरसाइज में ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो √2 है, √3 है, √5 7 शो दैट प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि कैसे करना है। तो ठीक है, इस प्रकार से इस चैप्टर में ये जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट है मैंने अभी आपको यहाँ पर लिया है, ठीक है। बाकी के जो अभी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में एक्सरसाइज को हम मैपिंग करेंगे प्रॉपर क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हमने इतना ही सीखा, प्राइम फैक्टर्स, कोई भी नंबर इसके प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखते हैं, और फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है, वही फंडामेंटल थ्योरम है जो हमने प्रीवियस ईयर से ही वही यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन उसको नाम अभी हमको यहाँ पर मिला है। उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे पहले, अभी हम बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। उसी का यूज़ करके हमने आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। तो एचसीएफ और एलसीएम हम पावर्स में लेते हैं, तो पावर्स में आपको लिख के यहाँ पर करना है, ठीक है। और इरेशनल नंबर यहाँ पर शो करने, दैट्स इट। इरेशनल नंबर यही इतना छोटा सा चैप्टर है, 4-5 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गोइंग टू डिस्कस दैट इज द एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड 1.2 एंड 1.1 1.2 ये डिस्कस हम करने वाले हैं। ओके।